मतकर जी, आप वाई साहित्यिक परियोजना का सारा काम देख रहे हैं, क्या क्या इस फ्रंट पे कितना संतुष्ट हैं आप? जब से आप बने तब तक सरकार के लिए उपलब्धि सही हो गई है? नहीं, वहाँ साहित्यिक परियोजनाएं कुछ तो पहले से चल रही हैं, जिसमें कि सिंचाई विभाग में है, पीडब्ल्यूडी में है, और विभागों में है, स्वास्थ्य विभाग में है, बिजली विभाग में है। वो उन सब पे जो है मॉनिटरिंग और समीक्षा होती रहती है। हमारे बनने के बाद में हमने उत्तर प्रदेश को देश के नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े ऐसे प्रदेश में के मानचित्र पर लाने का काम किया है, जिसमें लखनऊ मेट्रो परियोजना के साथ साथ 8 शहर टोटल मेट्रो के मानचित्र पे आ जाने चाहिए। क्योंकि लखनऊ की अब हम प्रतीक्षा में हैं, सब सारी कार्यवाही कानूनी और रेगुलेटरी परमिशन जिसे कहते हैं वो सब पूरी हो गई हैं, और केवल हमको काम की शुरुआत करनी थी और उसका शिलान्यास करना था, जिसे कहते हैं नींव रखने का काम, फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। वो बाकी शहरों में टेक्निकल स्टडी हम करा रहे हैं। टेक्निकल स्टडी की रिपोर्ट हमारे पास सारे शहरों से आ गई है, और शासन स्तर पे जल्दी ही उन शहरों की भी डीपीआर बना करके उस पर आगे की कार्रवाई करने का काम शुरू किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर कि ट्रैफिक की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, और ट्रैफिक की प्रॉब्लम की वजह से लोगों की जान बहुत जाती है। देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ट्रैफिक की मौत से मरते हैं, और ये कारण है, एक वजह जिसकी वजह से हमने इस क्षेत्र की तरफ जोर दिया है कि लोग दूसरे किसी भी बीमारी से या आतंकवादी घटना से इतने नहीं मरते हैं साल में, जितना कि लोग ट्रैफिक की एक्सीडेंट से मरते हैं। और अगर हम लोग ट्रैफिक को प्रॉपरली रेगुलेट कर लेते हैं, ट्रैफिक के दूसरे शहरों दूसरे देशों में आप जाके देखिए किस तरह से लोग वहाँ पर ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, लोगों को इसकी समझ होती है, उसकी उनको ट्रेनिंग होती है, लोग कभी भी दूसरे के जीवन को सुरक्षित रखकर अपने जीवन को भी साथ साथ सुरक्षित रखते हैं। तो उसमें एक कदम ये भी था कि हम लोगों को एक अर्बन मास ट्रैफिक ट्रांजिट सिस्टम बनाना चाहिए, जो कि दुनिया के और मुल्कों में भी है। और लखनऊ में क्योंकि ये परियोजनाएं सब पिछली सरकार की ठप पड़ी हुई थी, और यहाँ पर कोई भी सरकार, पिछली सरकारों ने केवल क्या काम किया है वो सब दुनिया को मालूम है, और उसका कोई प्रयोग जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने में नहीं आ पाया। क्योंकि जो जीवन स्तर बढ़ता है वो आपका कुछ चीज़ों से बढ़ता है, आपकी रोटी, आपका कपड़ा, आपका मकान, अब उसमें यातायात भी शामिल हो गया है। अगर आपके पास अपना यातायात का अपना साधन है तो आपको कोई अच्छा जीवन गुजारने का मौका मिलता है। अब इसमें चूंकि एक सस्ती और एक समय से पहुंचने वाली, एक्सीडेंट फ्री ये ट्रांजिट सिस्टम केवल मेट्रो के द्वारा ही हम प्रदेश के लोगों को दे सकते थे। तो जेडी साहब, बहुत समय पहले अनाउंस हुआ था, इतना लेट होने की वजह क्या है? देखिए ऐसा है, हम लोगों ने इस पे काम शुरू किया। मैंने जब इस पे पदभार ग्रहण किया उसके बाद मैंने जून के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। परियोजना तो उससे पहले स्टार्ट हो गई थी ना? परियोजना का तो बना हुआ था डीपीआर पहले से, लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई कहीं से नहीं हुई थी। तो ये हमने उसके बाद करा कि भाई इस पर जो है हम लोगों को ये मॉडल क्या अडॉप्ट करना चाहिए, किस मॉडल पे हमको बनाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के लोगों के सुझाव थे, उस पर हमको ये देखना चाहिए। हमको ये देखना था कि जो प्रॉफिटेबल और पॉसिबल इम्प्लीमेंटेबल जो स्कीम थी, कागज पे जो सिर्फ न बने रहे, जो जनता के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल इम्प्लीमेंट। देखिए ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे हवाई अड्डा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, वैसे ही मेट्रो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये आने वाले 100 साल तक रहता है। तो कोई भी जगह प्राइवेट प्लेयर या कोई भी आदमी इसमें जल्दी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होता है। जब हम लोगों को बनाना है तो हमें को मॉडल तैयार करना पड़ेगा, किस तरीके से होगा। उस पर कार्रवाई हुई, और उसकी कार्रवाई होने के बाद फिर हम लोगों ने इसकी डीपीआर को स्वीकार किया। प्रदेश सरकार ने उसको कैबिनेट में स्वीकार किया। कैबिनेट में स्वीकार करने के बाद में उसको भारत सरकार भेजा। हम लोगों ने इसको अगस्त के महीने में 26 अगस्त को इसको भारत सरकार भेजा, और रिकॉर्ड टाइम में मुझे ये कहते हुए बहुत फक्र हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड टाइम में डीपीआर की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार की लाइन मिनिस्ट्री, जो कि नगरीय शहरी विकास मंत्रालय है, उससे हम लोगों ने प्राप्त कर ली। 26 अगस्त को हमने डीपीआर भेजी है, और 27 दिसंबर को हमारे पास इन सैद्धांतिक सहमति आ गई है लिखा पढ़ी में। तो जब हमारे पास इतने कम समय के अंदर हमने इतनी भागा दौड़ी करके अपना सारा कुछ तैयार करा लिया,
तो हम ये उम्मीद करते थे कि ऐसा है कि हमारी योजना जो है समय से प्रारंभ हो जाएगी। अगर समय से प्रारंभ नहीं होगी तो ये समय से कंप्लीट कैसे होगी, तो हमें समय से प्रारंभ योजना को प्रारंभ करना था। इसके लिए हमको तमाम सारी चुनौतियां और भी थीं, चुनौतियां आज भी हैं, चुनौतियां तो ख़त्म होती नहीं हैं। चुनौतियां हमारे पास तब भी थी कि सब काम पहले शुरू हो, फिर उसके लिए भारत सरकार के पास जो भी आवश्यकताएं थी, दूसरे देश के फाइनेंशियल एजेंसीज को अप्रोच करने के लिए हमको बिना भारत सरकार की अनुमति के हम बाहर जा नहीं सकते हैं। कोई भी काम हमको किसी दुनिया के देश से करना है, पहले हमको उसके लिए सैद्धांतिक सहमति अपने देश के मंत्रालय से चाहिए। तो जब तक देश का मंत्रालय तब देगा जब हम पहले लाइन मिनिस्ट्री से अप्रूवल ले लें सैद्धांतिक सहमति हमको 27 दिसंबर को मिल गई। उसके बाद हमने जो है वो जनवरी के किसी तारीख में उसको प्रयास करा करके उसको हम लोगों ने उसको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में भी भेज दिया। भारत सरकार तो तेजी कर रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में आपको चेयरमैन कौन बनेगा, उसको कौन संभालेगा काम को, इतने महीने लग गए उसको। देखिए ऐसा है, भारत सरकार ने काम करने के बाद में हमारे प्रदेश सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है उसने इसमें बहुत ही शिथिलता के साथ में, और जो निर्णय हुए हैं वो निर्णय हर स्तर पे मेरे पत्र मौजूद हैं। अगर ये 26 तारीख को डीपीआर गई भी है वहां पर, उसके भी पहले मेरा पत्र मौजूद है कि जल्दी भेजी जानी चाहिए। तो मैंने हर स्तर पे इस मामले को पीछे लग करके फॉलो किया और ये प्रयास किया कि कोई काम हमें विलंब से ना हो। देखिए, कोई भी चुनाव जनता अगर किसी प्रदेश की सरकार को या देश की सरकार को मौका देती है तो वो एक समय सीमा के अंदर काम करने के लिए मौका देती है। आपके पास कोई आजीवन समय नहीं मौजूद है कि आप जब चाहें तब कोई काम करें। तो हमारे सामने भी चुनौती समय की भी थी और हमारे सामने अन्य चुनौतियां भी थी। हमने समय रहते हर काम को पूरा करना था, तो इसलिए हमने उसको कोशिश की जितनी हो सकती थी। लेकिन कुछ स्तर पे मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका संरक्षण प्राप्त करके कुछ अधिकारी उसका नाजायज फायदा उठाते रहे। नाम आपको क्या लग रहा है, कौन आदमी ऐसा था जो आपको? नहीं, हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी के हेड तो चीफ सेक्रेटरी हैं। चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो संरक्षित अधिकारी हैं उन लोगों ने चीफ सेक्रेटरी के पद का इस्तेमाल किया और चीफ सेक्रेटरी के पद का इस्तेमाल करके चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने ढाल बनाया और बना करके उसके बाद उन्होंने कोई भी काम जो है तो वो गलत खबर। देखिए, पिछले कई महीने से मैं इस बात को देख रहा हूं कि मीडिया में गलत खबरें छपाई जा रही हैं। उसका अंतिम प्रमाण यह है कि अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर ई श्रीधरन, जिनको की पद्म विभूषण मिला है, और मेरा यह कहना है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, जिस आदमी ने इस देश में असंभव काम करके दिखा दिया है। 150 पुल बनवा दिए हैं, 750 किलोमीटर की ट्रेन लाइन के ऊपर, जिसको कोई बना नहीं पाया। और रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, उन्होंने मिस्टर श्रीधरन को रिटायरमेंट के बाद में कहा कि आप ये काम कीजिए। उन्होंने 750 किलोमीटर की कोंकण रेल में बनाई, उसमें 150 पुल बने हुए हैं, जो कि असंभव काम था। उनको बनाने के बाद उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेलवे का काम शुरू किया। वो देश को उन्होंने 2 मेगा प्रोजेक्ट दिए हैं, जिससे दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर और देश का जीवन स्तर बिल्कुल बदल गया है। देश के राजधानी के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है। तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी की कामयाबी है कि श्रीधरन को ले आए वो लोग। यूपी की ब्यूरोक्रेसी तो जानती भी नहीं, आज तक उनसे मिली भी नहीं है कभी आज तक। वो यूपी के ब्यूरोक्रेट्स में किसी से मुलाकात नहीं हुई। श्रीधरन साहब से उनसे मेरी कई राउंड बातचीत हुई और फिर मेरी उनसे कई राउंड मुलाकात हुई। श्रीधरन जी को लाने का श्रेय आपको है, आपने ही उनको फाइनल किया? मैंने ही उनसे जाकर के निवेदन किया और मैंने ही उनसे ये कहा कि आपका जो मार्गदर्शन है और जो उनका इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसको कि हम कहते हैं बिल्कुल ब्लॉटलेस, इतनी बड़ी मेट्रो ट्रेन बनी है, कोई उनका जीवन उनको देखिए, आप बात समझिए, श्रीधरन साहब को लखनऊ मेट्रो की आवश्यकता नहीं है, लखनऊ मेट्रो को श्रीधरन साहब की आवश्यकता है। ये बात समझने की जरूरत थी, जो कि मैंने समझी। तो ये आपसे पहले जो कि चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन है? नहीं, चीफ सेक्रेटरी तो गलत चेयरमैन है। चीफ सेक्रेटरी को चेयरमैन बनने का, चीफ सेक्रेटरी इलीगली चेयरमैन बने हुए हैं। जो मॉडल हमने अडॉप्ट किया है उत्तर प्रदेश लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का, वो मॉडल वही मॉडल है जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का है। और चीफ सेक्रेटरी को चेयरमैन बनने का हक नहीं है। उस मॉडल में भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी जो हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं, और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली जो है वो मात्र एक सदस्य के रूप में है। यूपी में भी उनको सदस्य से ज्यादा बनने का कोई हक नहीं है। वो चेयरमैन कैसे बन गए? सरकार आपकी
सरकार आपकी, निर्णय आपका। नहीं, तो निर्णय हमारा तो निर्णय नहीं था ये मैं तो मामूली सलाहकार हूँ, मैं तो बहुत मामूली सलाहकार हूँ। ये बगावत आप मुख्यमंत्री थे या सरकार? मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि सब काम समय से हो जाए, और मुख्यमंत्री ने तो तारीख भी तय कर दी थी 26 फरवरी। लेकिन उसके बाद में अधिकारी लोग जो अपना एक ग्रुप है इनका, वो ग्रुप जो है वो अपने आप में निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है कि साहब हमको ये निर्णय, कोई ना कोई बहाना बना देता है। कौन अधिकारी होंगे इसमें? तो सबको सामने नाम लेने से कोई फायदा नहीं। आप जैसा आदमी भी अगर नाम नहीं लेगा। नहीं, नाम तो मैंने चीफ सेक्रेटरी बता दिया ना आपको, चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार है। वो चीफ सेक्रेटरी को इस्तेमाल कौन अफसर कर रहा है? जो इस योजना से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब ऑफ कोर्स IAS राजीव अग्रवाल ही है। मैं तो नाम किसी का लेता नहीं, मैं इतने छोटे लोगों का नाम नहीं लेता हूँ। मतलब आपका मानना है कि जो योजना से जुड़े हुए IAS अफसर है वो चीफ सेक्रेटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आप मानेंगे ना? चीफ सेक्रेटरी का संरक्षण उनको प्राप्त है गलत कामों के लिए। यूपी कैडर के IAS अफसरों को चीफ सेक्रेटरी का संरक्षण प्राप्त है, और चीफ सेक्रेटरी का संरक्षण प्राप्त करके वो लोग मीडिया में गलत खबरें छपाते हैं, जिसका प्रमाण ये है कि अभी डॉक्टर श्रीधरन का अपॉइंटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, उसके दूसरे दिन उन्होंने खबर छपवा दी कि श्रीधरन ने मना कर दिया। चीफ सेक्रेटरी का संरक्षण तो IAS को हमेशा रहती रहता है, लेकिन आपका गलत संरक्षण है क्या? आपका कहना है अगर गलत नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं सुधारते हैं उन लोगों को? चीफ सेक्रेटरी उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? तो ये बात आपने मुख्यमंत्री को बताई नहीं? सब जानकारी है मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री क्या बेबस है? नहीं, मुख्यमंत्री तो देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री की शराफत और मुख्यमंत्री का जो दृष्टिकोण है, उसको पॉजिटिव दृष्टिकोण को ये लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो ऐसे निर्णय ले लिए हैं जो कि असंभव थे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी गलत अफसरों को संरक्षण देगा तो बदनामी तो आखिर अल्टीमेटली मुख्यमंत्री को नुकसान उठाना। तो इस पर तो हम लोग अब जल्दी ही फैसला लेंगे ना, इस पर सरकार जल्दी निर्णय लेगी, क्यों ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। तो जल्दी फैसले से चीफ सेक्रेटरी बदलाव भी हो सकता है। ये देखिए मेरे लेवल का काम नहीं है। आपने सुझाव दिया ये? नहीं, ये मेरे लेवल का काम नहीं, मेरा काम सच बात बताना है। तो ये एक बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक मिनिस्टर लेवल का आदमी अपनी ही सरकार के चीफ सेक्रेटरी पे अगर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है कि वो गलत IAS अफसरों को शेल्टर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आपको इस स्टेटमेंट के बाद आपसे बात करी? नहीं, मुख्यमंत्री से तो मेरी हर घंटे बात हो सकती है, मुख्यमंत्री से बात होती रहती है। बात मुख्यमंत्री से होने की नहीं है। आपने ये बात बता दी कि चीफ सेक्रेटरी ने गलत किया है? मुख्यमंत्री को मैंने बता दिया। क्या बोले वो? क्या बोले? नहीं, वो तो एक्शन लेंगे, वो तो इसका स्पष्टीकरण लेंगे। अगर ये अफसर लगातार बने रहेंगे, आप जिनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, वो अफसर तो आज भी कंटिन्यू है, तो आप उस योजना में, अगर श्रीधरन जी आपकी वजह से आए हैं, तो वो आके यूपी के ब्यूरोक्रेसी से कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है श्रीधरन जी भी नए डिस्प्यूट में, ये अगर यही लोग अफसर रहेंगे तो वो एक नए डिस्प्यूट में यूपी में जो कभी उनके करियर कैसे नहीं हुआ। नहीं, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रीधरन जी की नियुक्ति से पहले लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को एक नॉन IAS प्रबंध निदेशक के रूप में करने के आदेश ऑलरेडी दे दिए हैं। तो IAS तो आपसे नाराज होंगे, क्योंकि जब आप जो IAS की कमाई वाली जगह मानी जाती हैं, आप उसमें नॉन IAS को, नॉन प्रोफेशन को रखेंगे। एक श्रीधरन का मतलब 50 IAS अफसर के बराबर है। ये IAS और नॉन IAS की बात नहीं है, एक श्रीधरन का मतलब 50 IAS अफसर के बराबर है, क्योंकि किसी IAS अफसर ने भी मेट्रो ट्रेन का काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी इतिहास है, आज तक किसी मिनिस्टर ने इस स्थिति में नहीं आया कि वो अपने चीफ सेक्रेटरी पे कह दे। तो आप ये ब्यूरोक्रेसी, ये माना जा रहा है कि सीएम चूंकि सॉफ्ट स्पोकन है, पोलाइट है, तो ब्यूरोक्रेट उनका इस्तेमाल करते रहते। तो आप ब्यूरोक्रेट मुख्यमंत्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट अपने ही सीनियर ब्यूरोक्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सीनियर ब्यूरोक्रेट को मुख्यमंत्री से ज्यादा अपने ब्यूरोक्रेट को बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है उत्तर प्रदेश में? ये तो ब्यूरोक्रेट से पूछिए ना आप जाकर के। ये प्रश्न तो सरकार, ब्यूरोक्रेट दे सकता है। जिम्मेदारी तो सरकार की फिक्स होगी। नहीं, पहले तो ये पूछिए आप उस ब्यूरोक्रेट से कि आपने किस नियम के अंतर्गत आप लखनऊ मेट्रो के चेयरमैन बने हैं, तो पूछिए आप उनसे सवाल ये। जब वो जो मॉडल दिल्ली मेट्रो का है वही मॉडल लखनऊ मेट्रो का है, भारत सरकार ने 20% उसमें भी ग्रांट दी है, भारत सरकार 20% इसमें भी ग्रांट देगा, प्रदेश सरकार ने 20% उसमें भी लगाया है, 20% यहां भी लगाएगा। वहां भी विदेशी लोन से बन रही है स्कीम दिल्ली मेट्रो, और विदेशी यहां भी बन रही है। तो जो मॉडल उनका है वही मॉडल हमारा है। तो वहां पर चीफ सेक्रेटरी मेंबर है, यहां चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन कैसे है? आप चीफ सेक्रेटरी का नाम ले रहे हैं, लेकिन एक राजीव अग्रवाल जी सब करता धरता है आपकी सरकार में और पिछली सरकार में, दोनों में वो पोलाइट सॉफ्ट आदमी रहे हैं, सरकार के प्रति सब काम दाम वही देख रहे हैं। आप राजीव अग्रवाल का नाम नहीं ले पा रहे, दैट मीन्स कि वो चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा बड़ी है। नहीं, नाम लेने लायक, हम किसी का नाम लेने से ज्यादा जरूरी होता है। मैंने आपसे 2 बातें बताई। जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 8 नवंबर 2013 को ये कह दिया कि हम लखनऊ मेट्रो का काम नहीं कर सकते हैं, हमारी सरकार ने हम पर रोक लगा रखी।
उसके बाद मुख्य सचिव का समय बढ़ाना, किस जिम्मेदारी मुख्य सचिव की है कि उन्होंने समय क्यों बढ़ाने का मौका दिया कि साहब आप इसमें अभी प्रतीक्षा कर लीजिए, दिल्ली की सरकार बन जाए 8 दिसंबर को, फिर उसके बाद और समय दे दिया। ये समय क्यों देते रहते हैं चीफ सेक्रेटरी? क्या कारण होगा? आप क्या मानते हैं क्या कारण होगा? सवाल उनसे पूछिए, इसका जवाब वो खुद देंगे। वो ब्यूरोक्रेट से जिम्मेदारी और फायदा नुकसान आपको तो हम तो अपनी तरफ से इस मामले को उठा ही चुके हैं। हमने तो ये मामला उठा दिया है, हमने तो ये कहा है कि ये है। आईएसी चाह रहे थे कमान उनके हाथ में रहे, और जैसे रोज एक देश की जितनी भी मेट्रो परियोजनाएं हैं, जहां जहां आईएएस के हाथ में हैं, वहां वहां उनका बंटाधार हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जब से बनी है तब से आज तक कोई भी आईएएस अफसर प्रबंध निदेशक नहीं रहा। श्रीधरन साहब पहले एमडी थे, उसके बाद में आज तक मंगू सिंह है दूसरे, बीच का नाम पता कर लीजिए, कोई भी आईएएस कभी नहीं रहा। इसीलिए वो सबसे कामयाब संस्था, इसीलिए वो सबसे कामयाब सफल मेट्रो परियोजनाओं में उसका नाम लिया जाता है। तो आप मान रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स यहाँ भी इस सबसे सरकार की मैं जितनी बात कह रहा हूं उसको पूरी तरह से मान रहा हूं। उसके आगे आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे स्पष्ट पूछिए, तो मैं स्पष्ट उत्तर दूंगा आपको। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का अगर इस तरह का इस्तेमाल करते रहेंगे तो श्रीधरन जी आके यहाँ पे किसी और स्कैंडल में फंसने की नहीं, वो तो खैर ऐसा नहीं होने देंगे हम, अभी इतना हम नहीं होने देंगे। चेयरमैन तो अभी भी वही है, वही चेयरमैन, उनको हटना पड़ेगा चेयरमैन से। आपको कहने मतलब चेयरमैन से हटना पड़ेगा मेट्रो शुरू? 100% नियम नहीं है। क्या लग रहा है आपको कब तक हो जाएगा? ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि जो अफसर सारी जिंदगी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सिर्फ नियम की बात करते हैं, वो अपने मामले में नियम क्यों भूल गए? पूरा साल अगर आप किसी अधिकारी से जाके मिलिए तो वो आपको नियम बताएगा, तो वो नियम क्या बाकी लोगों के लिए, उनके लिए नियम नहीं है? मेट्रो से हट के बात करते हैं हम, ये उत्तर प्रदेश में जो उद्योग लगना चाहिए, आप बंबई गए, साइरस मिस्त्री से आप व्यक्तिगत मुलाकात हुई आपकी, आपने तब भी टाटा का उद्योग उत्तराखंड में चला है। वो मामला डिस्कस हुआ है पूरी की पूरी, उसमें थोड़ा सा मामला कोर्ट के सामने था और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा विलंब हुआ है। हम लोग उस मामले में कोर्ट के फैसले के आने के बाद हम लोगों ने जो है सबमिट रिपोर्ट जो है अधिकारियों ने प्रस्तुत कर दी है। बहुत जल्दी उस पर भी निर्णय लेने जा रहे हैं कि वो टाटा को नहीं जाने देंगे यहाँ सब लोग। आपकी बात तो हुई थी साइरस मिस्त्री से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि रोकेंगे वो यहाँ पे? नहीं, उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि हम और भी काम करेंगे, लेकिन उसमें यह है कि हम भी चाहते हैं कि कोई भी उद्योगपति अगर वो उद्योग लगाता है तो वो उसका व्यक्तिगत लाभ और हानि नहीं है, उस इलाके के से उस उद्योग से जुड़े हुए बहुत से और परिवारों का जीवन स्तर बढ़ता और खत्म होता है। तो हम उसमें उनके व्यक्तिगत लाभ और हानि की बात नहीं करेंगे, हम उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो होते हैं उस इलाके के, क्योंकि देखिए ये जो टाटा का प्लांट लगा है, मैं बहुत छोटा था उस ज़माने में जब ये लगा था, तो उस ज़माने में मिस्टर मूलगांवकर जो थे वो टेल्को के चेयरमैन हुआ करते थे। मैं उस ज़माने में उनके साथ में उस इलाके में गया था। जब ज़मीन का तय फैसला हुआ तो उन्होंने खड़े होकर वहाँ पर ये कहा कि ये ज़मीन हमको बिल्कुल वैसी लगती है जैसे हमारा एक दूसरा प्लांट कहीं उन्होंने और जिक्र किया वहाँ पर है। तो हमको ज़माने से पता है कितना मेहनत करके उन्होंने यहाँ पर प्लांट लगाया, और अगर कुछ थोड़े से कानूनी अड़चनों की वजह से कुछ विलंब हुआ है जो पिछली सरकार ने किया, हमारी वजह से नहीं हुआ। हमारी सरकार तो हमेशा उद्योगों के प्रति हमेशा उदार रहती है और हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी से ज़्यादा उदार कोई भी सरकार नहीं हो सकती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि पिछली सरकार ने जो गलती कर दी उसको ठीक करने में थोड़ा समय लग गया, और न्यायालय में आप जानते हैं कितना विलंब लग जाता है सुनवाई में और चीज़ों में। सुनवाई के बाद फैसला आ गया, फैसले का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, फैसले का अध्ययन करके हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है सरकार के सामने। सरकार उस पर तत्काल निर्णय ले रही है और इसको हम लोग अपनी पूरी कोशिश करके उसको समय से करेंगे। और साइरस मिस्त्री साहब तो एक बहुत बड़े देश के उद्योगपति हैं, उन्होंने तो विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना सेक्टर्स में काम किया है, लेकिन हम लोग उनसे बात ये भी कर चुके हैं कि वो और भी इलाके में काम करेंगे यूपी में, और वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो पहले हम चाहते हैं कि पहले उनका ये जो विषय है ये हम ठीक कर लें, इसके बाद फिर हम जो है उनसे आगे उनके बारे में बात करें। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, इतना सॉफ्ट मुख्यमंत्री, 2 सालों में निवेश क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, निवेश के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं भी थोड़ी सी हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, एक जो परसेप्शन है यूपी के बारे में और जो रियलिटी है, दोनों में डिफरेंस है। आज नरेंद्र मोदी के बारे में जो प्रचार होता है और जो गलत प्रचार होता है, वो ये नहीं बता पाते हैं कि नरेंद्र मोदी
24 जिलों में से 17 जिलों में पानी नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। पानी की कितनी समस्या है, कितने 100 लोगों ने वहां पर, कितने हजार लोगों ने वहां पर आत्महत्याएं की हैं, कितना वहां पर एक्चुअल में पूंजी निवेश आ पाया है। जो वो वहां पर वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं उसमें उनके एमओयू साइन होते हैं, एक्चुअल एमओयू में उनका बहुत परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन वो क्योंकि सिर्फ प्रचार के माध्यम का इस्तेमाल करके उनको कोई काउंटर नहीं करता है। देखिए, वो हर प्रदेश में जहां जहां जा रहे हैं वहां पर वो लोकल समस्याओं के साथ साथ वो लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उन्होंने जो आगरा में भाषण दिया, जो उन्होंने गोरखपुर में भाषण दिया, जो उन्होंने मेरठ में भाषण दिया, तीनों जगह उन्होंने झूठ बोला है। उत्तर प्रदेश सरकार हमारी वाह सहायतित परियोजना है, उन्होंने आगरा में झूठ बोला है कि वो पानी के पाइप बड़े बड़े लगा देंगे जिसमें कि वो मोटर चला देंगे। उनको ये नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार की, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 2007 में पारला एक जगह है मथुरा में, वहां से आगरा तक जाने के लिए 130 किलोमीटर की वाह सहायतित परियोजना विभाग के माध्यम से एक स्कीम चलाई जिसमें जापान से हम लोगों ने लोन लेकर के वो पानी ला रहे हैं आगरा वालों के लिए। उन्होंने आकर के वहां बयान दे दिया कि साहब सरकार कोई नहीं काम कर रही है। उनको किसी ने कहा नहीं। हमने 2 बार बयान दिया मोदी साहब का। एक झूठ ये कि साहब वहां पर हमारी सरकार 2007 से काम कर रही है, पानी की पाइपलाइन ला रही है, 130 किलोमीटर पाइपलाइन ला रही है, 10,000 करोड़ की स्कीम है वो, 10,000 से कम की थोड़ी स्कीम है, वो बढ़ जाएगा पैसा उनका। इसी तरीके से वो गए, उन्होंने गोरखपुर में जाकर कहा कि साहब यहाँ फर्टिलाइजर प्लांट है। उनसे ये पूछिए मोदी साहब से कि जो देश में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर पर टैक्स है वो तो आपके प्रदेश में है, किसान तो मरता जा रहा है वहां पर। वो इतने सब के होने के बावजूद वो पूरी देश में ब्रांडिंग इतनी अच्छी कर ले रहा है। आपने देखा नहीं कि अभी जो कल जो टेलीविजन पे चैनल पे 7:30 बजे रात से लेकर 11 बजे तक प्रोग्राम आया है न्यूज एक्सप्रेस में, उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया गया, उन्होंने कहा है कि साहब जो है वो सारे के सारे जो सर्वेज हैं ये सब मैनेज्ड हैं और मैनेज सर्वेज हैं। और आज जो है उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हम इसका कोशिश करेंगे जानकारी करने की कि चैनल बंद हो गया है। वो किसने बंद करवाया है? वो चैनल बंद नहीं होना चाहिए और उसके लिए हम खुलवाने की बात करेंगे वो इस तरह के चैनल को। और बल्कि हम तो आपसे कहेंगे, आप मीडिया के हैं, मीडिया के लोगों से कहिए कि साहब इस तरह की बात क्यों नहीं करते। वो जब ऐसा चैनल बंद क्यों कर दिया गया है? वो अपनी किसी भी प्रोपोगंडा को पूरे देश में प्रचारित कर लेती हैं। प्रचार का नेटवर्क है। आपके मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि हम काम ज्यादा करते हैं, प्रचार कम कर पाते हैं। तो आप जैसा टैलेंटेड आदमी ये फेलियरनेस क्यों है, क्यों प्रचार नहीं कर पाते? देखिए, ऐसा हमारे सामने जिम्मेदारी ये है, जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसी के तहत अपने आप को रखूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी के आगे नहीं बढ़ता हूं। जब मुझे जिस काम को जो पार्टी देगी, जो नेताजी माननीय नेताजी जो जिस काम में लगाएंगे उस काम को करेंगे। कितनी परियोजनाएं और आने की उम्मीद है आपको अभी जो पाइपलाइन में हो, जो आ जाएंगी 5-6 महीने? अब तो चुनाव आयोग का आचार संहिता लग जाएगी लगभग, तो अभी तो कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन हम लोग बहुत मेहनत करके काम को कर रहे हैं और काम को कर रहे हैं। और इसके देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, परफॉर्मेंस नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये जो मोदी साहब झूठा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये तभी दे रहे हैं जब परफॉर्मेंस वहां कुछ नहीं है। हम अगर परफॉर्मेंस करेंगे तो हमारा परिचय अपने आप आ जाएगा सामने, जो नहीं करेंगे तो सामने आ जाएगा। हम इस बात से बहुत असंतुष्ट हैं कि जो हमारे शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी के लोगों को मिलने वाली एक योजना, मेट्रो परियोजना है, जिसका कि बहुत लोगों को समय से इंतजार है, जिसमें कोई गरीब अमीर किसी भी जाति का भेदभाव नहीं होगा। उसमें हिंदू भी चलेगा, उसमें मुसलमान भी चलेगा, उसमें दलित भी चलेगा, उसमें अपर वर्ग का आदमी भी चलेगा और सबको इंक्लूसिव लेकर के चलने की बात है। तो वो योजनाएं इस तरह की हैं, चाहे वो पाइपलाइन, अगर पानी की योजना है तो सब पानी पिएंगे, उसमें अमीर भी पिएगा, गरीब भी पिएगा, हिंदू भी पिएगा, मुसलमान भी पिएगा, दलित भी पिएगा और बैकवर्ड भी पिएगा। तो इस तरह की स्कीम्स को हम ला करके हम किसी समाज में डिवीजन का काम नहीं करना चाहते हैं। मोदी साहब सबसे बड़े झूठे हैं, वो केवल डिविजिव आदमी हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, जबकि वहां पर सरदार सरोवर योजना है, वहां 75,000 किलोमीटर की नहरें बननी है, किसान को पानी नहीं मिल रहा है और मोदी साहब प्रचार कर रहे हैं। हमारे माननीय नेताजी ने अभी एक रैली में उनसे सवाल पूछे थे, उसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं अभी तक, आज तक। लखनऊ मेट्रो कब तक स्टार्ट हो जाएगी? हम तो आज शुरू करना चाहते थे। कब तक हो जाएगी वैसे? अब तो मुझे लगता है कि ये आचार संहिता अगर लग जाएगी तो फिर हम लोग कोई नई योजना तो शुरू नहीं कर पाएंगे। आचार संहिता समाप्त होते ही फिर शुरू होगी।
आचार संहिता शुरू होगी, कितना टाइम लगेगा आपका, कितना कैलकुलेशन? फेज के हिसाब से है वो। पहला फेज जो हमको मिला है अनुमति अभी, उसमें हम तो चाहते थे कि 2014 में वो बन के तैयार हो जाए। पहला फेज बन जाता, अगर फरवरी में शुरू हो जाता दिसंबर तक बन जाता।